रमन राधेपुर गांव में नया आया था, लेकिन ये क्या 8 बजे के बाद उसे पूरा गांव शांत दिखता। ना कोई घर से बाहर निकलता, ना गलियों में रोशनी होती। अरे ये कैसा अजीब सा गांव है। शाम को तो सुहानी हवा चलती है, आग जलती है, महफिलें जमती हैं। यहाँ शाम को ही सुनसान हो जाता है। अरे भैया सो जाओ, यहाँ का रिवाज नहीं है इन सब का। पता नहीं क्या गांव के बारे में। रमन कुछ पूछता इससे पहले ही वो पड़ोसी दरवाजा बंद कर लेता है। रमन कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन करता भी क्या, तो वो भी खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अगली रोज। अरे चाचा ये बताओ कि क्या बात है। अरे पूरा का पूरा गांव रात में ऐसे सो जाता है जैसे कि शमशान घाट। अंदर क्यों चला जाता है ये गांव शाम के बाद से? अरे जीते जी शमशान में ना चले जाएं, इसीलिए तो सब घर में बंद हो जाते हैं। ये गांव 8 बजे के बाद से भूतों के हवाले हो जाता है। रात को जो भी बाहर निकला वो उसे मार देते हैं। कई लोगों की लाश पेड़ पर टंगी मिलती है। ओह ये क्या बात होती है, मैं नहीं मानता। पुलिस वाले क्या करते हैं? तभी एक औरत वहाँ आती है। पुलिस क्या करेगी भूतों का? उन्हें क्या पता कि किसकी सरकारी नौकरी है और किसकी नहीं। अरे पुलिस वाली की बीवी हूँ मैं तो न जाने दूँ उसे ड्यूटी पर। लाओ चाचा चीनी तोलो। रमन ठान लेता है कि वो पता लगा कर ही रहेगा कि गांव में भूतों के राज का क्या माजरा है। एक रात वो धीरे से अपनी खिड़की का पर्दा खोलता है तो सामने उसे बिना सर वाले लोग घूमते दिखते हैं। अरे ये क्या, बिना सर वाले लोग? ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रमन जल्दी से अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन आवाज इतनी तेज होती है कि एक भूत उसे देख लेता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना बाबा ना, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन भूत रमन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। रमन को लगता है कि अब वो मरने ही वाला है, क्योंकि दरवाजा तो अब टूट कर ही रहेगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन मरने से पहले हार मान लेना ठीक भी नहीं। मरना तो है ही, क्यों ना एक रिस्क लूं। रमन दरवाजे के साइड में बोरा लेकर खड़ा हो जाता है और धीरे से कुंडी खोल देता है। जैसे ही भूत अंदर आता है वो बोरा उसके ऊपर डाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तू होगा बड़ा भूत, लेकिन मैं भी हनुमान का भक्त हूँ, और जिसके साथ हनुमान है उसे कोई भूत पिशाच नहीं मार सकते। वो बिना कुछ सोचे बोरे पर जोर जोर से वार करता है कि तभी अंदर से आवाजें आने लगती हैं, लेकिन उसकी आवाज बिना रमन के किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। वो जैसे ही बोरा उस आदमी के ऊपर से हटाता है, सामने उसे एक नाटे से कद का काला सा आदमी दिखता है। रमन उसके सर पर जोर का एक वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसी के कपड़ों को पहनता है, जिसमें सर नीचे वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वो दिख रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखता है। उन कपड़ों को पहनकर रमन बिना सर वाला आदमी जैसा दिखता है, जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। अरे तुम्हें उस बस्ती में घूमना था, यहाँ कैसे? रमन हाँ में सर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते मार्केट पहुँचता है, जहाँ वो देखकर दंग रह जाता है। ये कैसे? यहाँ तो बड़े ही अजीब अजीब तरह के भूत घूम रहे हैं। इन लोगों का भांडा फोड़ना जरूरी है, लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तभी फिर रमन को एक अजीब सा भूत कहता है, चलो चलो, सरदार ने सबको वहाँ बुलाया है। रमन सबको फॉलो करता हुआ गांव के खुले मैदान में जाता है, जहाँ एक मोटा सा काला सा आदमी ढेर सारे खजाने के साथ बैठा होता है। मेरे भूतों, तुम लोगों ने गांव वालों को जो डरा कर रखा है वो सच में काबिले तारीफ है। ये डरपोक गांव वाले अब जिंदगी भर हर शाम घर के अंदर बंद हो जाएंगे और हम लूट पाट मचाते रहेंगे। ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का। सुना है अब तो इस गांव को ही हॉन्टेड गांव घोषित कर दिया गया है। चलो अब इस खजाने को आपस में बांट लो, जाओ। सभी खजाना बांटने में लग जाते हैं और काला मोटा सरदार वहाँ से चला जाता है। रमन समझ जाता है कि ये लोग डाकू हैं और गांव पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपना लूटपाट का काम खुले में कर सकें। फिर क्या, अगले रोज रमन उस डाकू को बांध कर रखता है और सारे गांव वालों के सामने लाता है। बोलो, बताओ गांव वालों को कि तुम कौन हो और ये काम क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। सरदार किसी को नहीं छोड़ेंगे।
रमन फिर गांव वालों को वो ड्रेस पहनकर दिखाता है और लोगों को सारी बात बताता है। अपने मोबाइल में बनाई वीडियो और फोटो दिखाता है। ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा था हम लोगों के साथ, लेकिन रमन भैया आप तो बहुत बहादुर निकले। हनुमान जी का जो भक्त हूँ, अब ये सोचो कि इसे खत्म कैसे करना है। पुलिस को बोलकर फोर्स मंगवानी पड़ेगी रात में। अरे क्यों पुलिस, हम पूरे गांव वाले ही काफी हैं। रात को हर घर से एक मर्द बाहर आएगा और इन भूतों की बैंड बजाएगा। होता भी वही है। रात को सारे गांव वाले तय कर बाहर आते हैं और एक एक भूत का भूत उतारते हैं। गांव फिर से शाम को गुलजार हो जाता है। अर्पित और हिमांशी के स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। वे लोग इस कंफ्यूजन में थे कि इस बार छुट्टियां मनाने किस रिश्तेदार के घर जाएं। नाना नानी और दादा दादी के पास तो हम बहुत बार जा चुके हैं, इस बार किसी और रिश्तेदार के घर चलते हैं। मौसा मौसी के घर हम शादी में गए थे, अब सिर्फ बुआ और फूफा का घर बचा है जहाँ हम बचपन के बाद कभी नहीं गए। मम्मी किशन चाचा से कहकर हमें बुआ फूफा के घर भिजवा दो ना। नहीं, तुम लोग उस गांव में मत जाओ। बहुत साल पहले मैं वहाँ गई थी तो वहाँ एक चुड़ैल का साया था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब समय बदल गया है। मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ कोई और चुड़ैल आती होगी। अर्पित और हिमांशी अपनी माँ से बुआ फूफा के गांव जाने की जिद करने लगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें पीपल वाले पीर बाबा का ताबीज बांध देती हूँ। अगले दिन हिमांशी और अर्पित की माँ बाबा से 2 ताबीज ले आई और उसने वो ताबीज अर्पित और हिमांशी के गले में बांध दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इन ताबीजों को अपने गले से मत निकालना, ये हर तरह से भूत प्रेत से रक्षा करने में सक्षम है। किशन चाचा अर्पित और हिमांशी को रश्मि बुआ के घर छोड़कर वापस गांव लौट आए। बुआ, आपके गांव में बहुत गर्मी है, हम तो पिघले जा रहे हैं। हमने फ्रिज खरीद लिया है, मैं अभी तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। शाम को हिमांशी ने शरबत बनाया और बुआ से आइस क्यूब मांगे। आइस क्यूब तो पूरे गांव में नहीं मिलेंगे क्योंकि इस गांव में कोई भी बर्फ नहीं जमाता। ऐसा क्यों है बुआ? जब गांव में लाइट है, लोगों के पास फ्रिज है, तो कोई बर्फ क्यों नहीं जमाता? हमारा गांव श्रापित है, जो भी अपने घर में बर्फ जमाता है उसके घर एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल पहले बर्फ खाती है, फिर घर के लोगों को छूकर उन्हें बर्फ बनाकर चली जाती है। बुआ, वो चुड़ैल कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है और उसकी हिस्ट्री क्या है? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। वो बस गांव के उस घर में अचानक आती है जिस घर में कोई बर्फ जमाता है। अर्पित और हिमांशी को अपनी बुआ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब बुआ सब्जी लेने बाहर चली गई तो अर्पित हिमांशी से बोला, हिमांशी, क्या तुम्हें लगता है कि बर्फ जमाने पर असलियत में कोई चुड़ैल आती होगी? वो तो बर्फ जमाने के बाद ही पता चलेगा। उस रात बुआ और फूफा जब सो गए तो हिमांशी ने चुपके से एक कटोरे में पानी भरकर फ्रिज में रख दिया। हिमांशी और अर्पित सोच रहे थे कि वो पूरी रात जागकर चुड़ैल का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें आधी रात को नींद आ गई। कुछ घंटे बाद अर्पित टॉयलेट करने के लिए उठा। कोई चुड़ैल नहीं आई, बुआ ऐसे ही डरा रही थी। सूसू करने के बाद बर्फ खाकर सो जाऊंगा। अर्पित टॉयलेट में गया। जैसे ही उसने टॉयलेट सीट के ऊपर का ढक्कन हटाया, उसकी बोलती बंद हो गई। टॉयलेट सीट के अंदर चुड़ैल का सिर था। अर्पित ने तुरंत टॉयलेट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हिमांशी को उठाने गया। हिमांशी उठो, चुड़ैल घर में आ गई है। चुड़ैल आ गई? कहाँ पर? मैंने टॉयलेट सीट के अंदर चुड़ैल का सिर देखा। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब बुआ और फूफा हमें डांटेंगे, हमें चुड़ैल को घर से बाहर भगाना होगा। अर्पित और हिमांशी दबे पांव टॉयलेट की तरफ गए। उन्होंने देखा कि चुड़ैल टॉयलेट से निकलकर अंदर वाले घर की तरफ जा रही है जहाँ फ्रिज रखा हुआ है। चुड़ैल ने फ्रिज से बर्फ निकाल कर खा ली। आज बहुत दिनों बाद पेट की आग में कुछ ठंडक पड़ी है। इस बर्फ से मुझे कुछ शक्ति मिलेगी। अब 2-4 लोगों को तो बर्फ बना कर ही जाऊंगी। चुड़ैल बुआ और फूफा के कमरे की तरफ जाने लगी। अब क्या करे? चुड़ैल बुआ फूफा के कमरे की तरफ जा रही है, वो उन्हें हमेशा के लिए बर्फ बना देगी। चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें उसे अपनी तरफ आकर्षित करके घर से बाहर निकालना होगा। हिमांशी मेन गेट के बाहर खड़ी हो गई और उसने चुड़ैल की तरफ एक पत्थर फेंक कर कहा, सुन चपटी नाक वाली चुड़ैल, तेरी शक्ल बंदरिया से मिलती है। क्या तेरी अम्मा बंदरिया तो नहीं थी? लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बंदरिया कह रही है? तुझे अभी बर्फ बनाती हूँ। चुड़ैल हिमांशी के पीछे घर के बाहर गई। अर्पित ने दरवाजे पर एक रस्सी डाल रखी थी। जैसे ही चुड़ैल दरवाजे से गुजरी, अर्पित ने रस्सी खींच दी और चुड़ैल गिर पड़ी।
अर्पित और हिमांशी तुरंत घर के अंदर घुस गए और उन्होंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। चुड़ैल का खून खौल गया। वो गुस्से में पड़ोस वाले घर के आंगन में गई और वहाँ सो रहे लड़के और लड़की को बर्फ बनाकर चली गई। अगले दिन जब अर्पित और हिमांशी सोकर उठे तो उन्होंने देखा पड़ोस वाला आदमी रो रहा है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हाँ, अगर हमने कल बर्फ ना जमाई होती तो चुड़ैल नहीं आती और ना ही उस आदमी के बच्चों को बर्फ बनाती। चुड़ैल को बर्फ से शक्ति मिलती है, मतलब वो बर्फ की बनी है। उसकी कमजोरी आग होनी चाहिए। हम उसे मार सकते हैं। कुछ भी करने से पहले हमें बुआ और फूफा को सब कुछ सच सच बताना होगा। अर्पित और हिमांशी ने पिछली रात की सारी चीजें बुआ और फूफा को बता दी। तो तुम दोनों कह रहे हो कि चुड़ैल आग से खत्म की जा सकती है? हाँ बुआ, बर्फ आग से पिघल जाती है। हो सकता है चुड़ैल भी आग से पिघल जाए। उस रात अर्पित और हिमांशी ने फ्रिज में बर्फ जमाने रख दी। रात में चुड़ैल आई और बर्फ निकालकर खाने लगी। कल वो दोनों बच गए, पर आज बर्फ खाकर इस घर के सारे लोगों को बर्फ बनाऊंगी। लेकिन ये मेरे पैर क्यों भीग रहे हैं? चुड़ैल ने नीचे देखा तो पूरे फर्श पर पेट्रोल फैला हुआ था। अर्पित ने माचिस की तीली जलाकर दूर से कमरे में फेंक दी। पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी और चुड़ैल पिघलकर हमेशा के लिए मर गई। चुड़ैल के पिघलते ही गांव के जितने लोग भी बर्फ बने थे वे सब वापस इंसान बन गए।